नमस्कार, आदाब। द न्यूज़ फायर में आपका स्वागत है। मैं हूं रफ़िया शबनम। आज बात करेंगे न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। 1968 में इंदिरा गांधी जी द्वारा पहली एजुकेशन पॉलिसी लाई गई थी। उसके बाद 1986 में राजीव गांधी द्वारा दूसरी पॉलिसी लाई गई। उसके बाद 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी द्वारा उस पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया। आज 34 साल के बाद सरकार फिर एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी लेकर आई है, जिसमें सरकार ये दावा कर रही है कि शिक्षा के स्तर पर कुछ नए बदलाव देखने को मिलेंगे। शिक्षा की जो पॉलिसी आई है, जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, इसमें क्या पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं और क्या इसके नेगेटिव एस्पेक्ट हैं, इसी बारे में हम बात करेंगे। अब तक क्या होता था कि 10th के बाद जब एक स्टूडेंट एक स्ट्रीम ऑप्ट करता था तो उसे उसी स्ट्रीम के सब्जेक्ट को पढ़ना होता था। वो दूसरी स्ट्रीम के सब्जेक्ट इंटरेस्ट होने के बाद भी नहीं पढ़ सकता था। लेकिन न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत वो साइंस को स्ट्रीम अगर ऑप्ट करता है तो उसके साथ उसे किसी दूसरे सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो वो उसको ऑप्ट कर सकता है। जैसे कि वो साइंस की स्ट्रीम में जाता है और हिस्ट्री और ज्योग्राफी में उसका इंटरेस्ट है तो वो हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी साइंस के साथ पढ़ सकता है, जैसा कि पहले से ही डेवलप्ड कंट्रीज़ में होता रहा है। पहले स्कूलिंग 10+2 के अकॉर्डिंग होती थी, लेकिन अब इसको 4 भागों में डिवाइड कर दिया गया है। 5+3+3+4। पहली स्टेज है फाउंडेशन स्टेज, जो कि 5 साल चलेगी और 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए होगी। दूसरी है प्रीपेटरी स्टेज, जो कि 3 साल चलेगी, जिसमें 3rd से 5th तक के बच्चों पर फोकस दिया जाएगा और सिर्फ उनका मेन मकसद होगा प्लेइंग, डिस्कवरी और एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग पर। तीसरी है मिडिल एज, जो कि 3 साल के लिए है और 6th से 8th क्लास तक के बच्चों पर मेन फोकस होगा उनका एक्सपेरिमेंटल लर्निंग लाइक साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस। चौथी स्टेज सेकेंडरी स्टेज है, जो कि 4 साल के लिए है, जिसमें 9th से 12th तक के बच्चों पर फोकस दिया गया है और मल्टी डिसिप्लिनरी स्टडी पर ध्यान दिया गया है। 3 से 6 साल तक के बच्चों पर इसलिए ज़्यादा फोकस किया गया है क्योंकि उनका मेंटल डेवलपमेंट इसी एज में ज़्यादा होता है। तीसरी अच्छी बात जो है इस पॉलिसी के बारे में वो है वोकेशनल ट्रेनिंग। इसमें 6th क्लास से 8th क्लास तक के बच्चों को 10 दिन की इंटर्नशिप दी जाएगी, जिसमें वोकेशनल एक्सपर्ट उनको कारपेंट्री, पॉटरी और गार्डनिंग जैसे स्किल सिखाएंगे। सरकार का कहना है कि 2025 तक हम 50% बच्चों को वोकेशनल एक्सपीरियंस दे चुके होंगे और 2030 तक सरकार का ये भी कहना है कि जो टीचर्स हैं उनके लिए मिनिमम एजुकेशन रखी जाएगी 4 साल का बीएड और 2035 तक ग्रॉस इनरोलमेंट, जो कि 26.3% था, वो 50% तक होने की उम्मीद है। 2 करोड़ बच्चे जो कि अब तक शिक्षा से दूर थे, उनको मेन स्ट्रीम में जोड़ा जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम होगा। अब तक ये होता था साल भर के बाद एक रिज़ल्ट बच्चे को मिलता था, जिसमें कि टीचर उसको एवेल्यूट करते थे। लेकिन इस पॉलिसी के तहत बच्चा स्वयं को एवेल्यूट करेगा, स्वयं को एनालिसिस करेगा। अक्सर बच्चे ना माँ बाप की सुनते हैं और ना टीचर की सुनते हैं। जब उनको स्वयं को एवेल्यूट करने का मौका मिलेगा तो उससे क्या होगा कि एक लॉजिकल और क्रिटिकल थिंकिंग इंक्रीज़ होगी, जो कि भविष्य में उसको डिसीज़न लेने में और उसको इंडिपेंडेंट बनने में कारगर साबित होगी। अब तक शिक्षा पर जीडीपी का 4.6% ही खर्च होता है, लेकिन सरकार ने ऐसा इस बार कहा है कि जीडीपी का 6% शिक्षा पर बजट लगाया जाएगा। लेकिन एकदम 4.6 से 6% करना अपने आप में देखने वाली बात है। अगर ये इम्प्लीमेंटेशन होता है तो अपने आप में बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। लेकिन 1966 से 4.6% ही जीडीपी का बजट शिक्षा पर खर्च किया जाता है। लेकिन अगर ऐसा हो जाता है, जैसा कि सरकार ने कहा है कि हम 6% खर्च करेंगे, तो एक बहुत अच्छी बात होगी, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छा होगा। और जो बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, जो उनको एक अच्छा बेहतर एनवायरनमेंट मिलेगा, एक बेहतर सुविधा मिलेगी और बेहतर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो भी बच्चों को मुहैया कराने में सुविधा होगी। अब तक जो एग्ज़ाम हो रहे थे उसमें रटने वाली प्रथा चल रही थी, लेकिन अब एग्ज़ामों को इस तरह से डिज़ाइन किया जाएगा कि बच्चों की रटने वाली प्रथा ना चलाकर बल्कि उनकी जो अंडरस्टैंडिंग स्किल है उसको चेक किया जा सके।
साथ ही 10th और 12th में जो परीक्षाएं होती हैं उसमें बच्चों को ये सुविधा मिलेगी कि वो उन एग्ज़ाम्स को दोबारा भी दे सकें। अगर मान लीजिए एक एग्ज़ाम उनका गलत हो जाता है तो दूसरा एग्ज़ाम वो दे सकते हैं। इस शिक्षा नीति में एक और अच्छी बात है कॉलेज स्टूडेंट के लिए, वो ये है कि अगर कोई स्टूडेंट बीटेक करता है, मान लीजिए कि कोई स्टूडेंट बीटेक करता है और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर करता है, थर्ड ईयर में वो कहीं और चला जाता है, लेकिन जब 1 साल के बाद वो वापस आता है तो फिर उसको थर्ड ईयर में ही एडमिशन मिलेगा। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर उसका सेव रहेगा। इसको कहते हैं एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट। क्रेडिट यानी कि उसको क्रेडिट मिल रहा है और उसका जो 2 साल है वो सेव है। इसको दूसरे देशों ने भी वाइडली अडॉप्ट किया है। मान लीजिए कोई स्टूडेंट 4 ईयर डिग्री की पढ़ाई कर रहा है, पहली साल में अगर वो छोड़कर जाता है तो उसको सर्टिफिकेट मिलेगा, और दूसरी साल में जाता है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा, डिप्लोमा की डिग्री मिलेगी। तीसरी साल में जाता है तो बैचलर डिग्री मिलेगी, और अगर चौथी साल में जाता है तो बैचलर रिसर्च डिग्री मिलेगी। इस पॉलिसी के तहत एक और अच्छी बात यह है कि अब तक कॉलेजेस को अगर कुछ चेंजेस करना होते थे तो उनको कई स्टेप्स से गुज़रना पड़ता था, लेकिन अब एक सिंगल बॉडी को रेगुलेटर के रूप में बना दिया गया है जिसको कि HECI कहा जाता है, यानी कि हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया। इसके तहत अगर किसी कॉलेजेस को अपनी सुविधा अनुसार कोई नियम, कानून या ज़रूरत के हिसाब से चेंजेस लाना है किसी सिलेबस में, या किसी बच्चों की सुविधाओं को देखते हुए या टीचर्स की सुविधाओं को देखते हुए, तो उनको सारे स्टेप्स से ना गुजरकर सिर्फ एक सिंगल बॉडी के पास जाना होगा, जिससे समय का भी बचाव होगा और काम में भी सुविधा होगी। अब बात करते हैं इसके कुछ नेगेटिव पॉइंट्स की। जो सबसे पहला नेगेटिव एस्पेक्ट वो ये है कि 5th क्लास तक के बच्चों को टीचर्स से ये कहा जाएगा कि वो रीजनल या मदर टंग में पढ़ाएं, लेकिन ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। रीजनल और मदर टंग बीच में आने से क्या होगा कि इंग्लिश में जो पढ़ाया जाता था उससे माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। बच्चे को रीजनल और मदर टंग में जब पढ़ाया जाएगा, मान लीजिए एक बच्चा केरल में पढ़ता है और फिर उसके पिताजी का ट्रांसफ़र महाराष्ट्र हो जाता है, तो वहाँ जाकर मराठी उसको सुनने को मिलती है, तो वो बच्चा जो केरल में पढ़कर आया है, केरला से पढ़कर आया है, केरल सीख कर आया है भाषा, तो वहाँ महाराष्ट्र में मराठी जाकर कैसे बोलेगा या कैसे वहाँ के माहौल में एडजस्ट होगा। और इंग्लिश अगर नहीं आएगी तो हमारे देश का बच्चा दूसरे देश में जाकर कैसे वहाँ डेवलप कर पाएगा, जैसा कि जापान और चीन के बच्चों के साथ भी होता है, क्योंकि वहाँ जापानी और चीन भाषा पर ज़्यादा जोर दिया जाता है। लेकिन हमारे हिंदुस्तान में ज़्यादातर लोग इंग्लिश सीखने पर जोर देते हैं और इंग्लिश बोलते भी हैं, इसीलिए यहाँ का बच्चा इंग्लिश जानते हुए हर जगह सेट हो जाता है और हर जगह बड़े बड़े पदों पर पहुंच जाता है। तो इंग्लिश को जानना, सीखना, समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो एक अलग बात है कि मदर टंग और रीजनल जो हमारी टंग है वो भी हमें आना चाहिए, लेकिन इंग्लिश को 5th क्लास तक के बच्चों से बिल्कुल हटा देना, ये इसका वीक पॉइंट लगता है। इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के बारे में दिल्ली के शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने विचार रखे, जिससे कहीं ना कहीं हम भी सहमत हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कहती है कि लेवल ऑफ एजुकेशन सभी बच्चों के लिए सेम रहेगा। अगर एक बच्चा आंगनवाड़ी में पढ़ता है और एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो एजुकेशन का जो लेवल है वो सेम कैसे रह सकता है। दूसरे, हमारे यहाँ सुविधाओं की भी बहुत कमी है। ये एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छी बनी है, इसमें काफ़ी पॉजिटिव एस्पेक्ट ज़्यादा हैं, नेगेटिव कम है, लेकिन देखना ये है कि इन सब का इम्प्लीमेंटेशन कब तक होता है और कैसे होता है। कम सुविधाओं में कैसे इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है। साथ ही हमारे यहाँ शिक्षकों की भी बहुत कमी है, हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बहुत कमी है। इन सारी असुविधाओं के बीच अगर इम्प्लीमेंटेशन हो जाता है तो एक बहुत अच्छी बात होगी बच्चों के भविष्य के लिए भी, और साथ ही जो गुणवत्ता है, जो पढ़ाई का स्टैंडर्ड है, वो भी हाई होगा। इस एजुकेशन पॉलिसी के बारे में आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आज बस इतना ही। नमस्कार।